ये जो एक्ट है, अभी इसका नाम चेंज कर दिया, अभी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया है। ये एक्ट क्या है, क्यों बना है, क्या इसकी जरूरत है, जैसे मैं आपको बताता हूँ हर चीज में, इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रेलवे कर्मचारी के काम के बारे में उन्होंने जो बात किए थे, उसमें ये बात की थी कि क्यों, कितना हम काम करेंगे, कितना काम लेना चाहिए रेस्ट में। सिमिलरली मैं बता दूंगा आपको कि कोई भी इंडस्ट्री है इंक्लूडिंग रेलवे, तो रेलवे में जो आदमी काम करेगा या कोई इंडस्ट्री में जब काम करता है कर्मचारी, तो जैसा आप जानते हो कि कोई भी कर्मचारी जब काम करेगा तो काम करने के दौरान संभावना रहती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। आप भी देखते होंगे ना कि अपने गैंगमैन काम कर रहा है, रन ओवर हो जाता है कई बार गैंगमैन, और सिग्नल, आपके बंदे सिग्नल पे चढ़ते हैं ठीक करने के लिए, पे स्लिप हो जाता है और सिग्नल से ऊपर से गिर जाता है, वो इंजरी होती है, हाथ पे टूट जाते हैं या मर भी जाता है। तो कोई भी कर्मचारी जब काम करेगा अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे, तो काम करते हुए उसकी एक्सीडेंट की संभावना रहती है, और एक्सीडेंट होने की संभावना के साथ एक्सीडेंट होता भी है। एक्सीडेंट के फलस्वरूप दो संभावना रहती है कि कर्मचारी को इंजरी हो, और इंजरी के फलस्वरूप उसकी जो, क्या बोलते हैं उसको, या तो डेथ हो जाएगी या उसकी जो है शारीरिक अक्षमता हो जाएगी उसको, यानी कि कोई ना कोई अंग उसका खराब हो सकता है, काम नहीं करे, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आंख खराब हो जाए। तो दो संभावना रहती है कि या तो वो अपना जान से हाथ धो देता है, या उसका शारीरिक जो है उसकी हैंडीकैप्टनेस उसको आ जाती है, पर्टिकुलर किसी भी शरीर के जो पार्ट के हिसाब से लेके। तो ये एक कॉमन बात है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो रेलवे में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो उसी को ध्यान में रखते सरकार ने ये जो नियम बनाया है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मतलब इस एक्ट के प्रति का मतलब ये एम्स एंड ऑब्जेक्ट यही है कि टू पे द कंपनसेशन बाय द सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयर टू देयर वर्कमैन डिपेंडेंट टू वर्कमैन when workmen sustain injuries, dies due to accident on duty during and in the course of employment and arising out of employment। मतलब कोई कर्मचारी कार्य करते हुए, कार्य के दौरान या कार्य के सिलसिले में अगर कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के दौरान कोई इंजरी होती है और इंजरी के फलस्वरूप या तो डेथ हो जाती है या को लग जाती, चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से उसको एक भुगतान जो है हर्जाना, वो देने की ड्यूटी जो है वो एम्प्लॉयर की होती है। इसलिए सरकार ने एक कानून बनाया कि कभी किसी कर्मचारी को किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है और अगर उसको दुर्घटना के फलस्वरूप जो भी नुकसान होता है, उसकी नुकसान की आर्थिक भरपाई जो है वो एम्प्लॉय करेगा। ये डब्ल्यूसी एक्ट जिस प्रकार बाकी इंडस्ट्री पे लागू होता है, रेलवे पे भी लागू होता है। तो रेलवे का कर्मचारी काम करते वक्त अगर उसकी डेथ होती है तो उसके फलस्वरूप भी मुआवजा देने का प्रावधान है। अब क्या है मैं आपको आगे बताऊँ। ये जो है 12 लोग मिनिमम जहाँ काम कर रहे हैं, द दिस एक्ट, the act applies to the workmen employed in the organization, industries, mines, including railway, where directly or through contractor having legal contract with the organization, railways, and where 20 or more workers are working or were working on any day during preceding 12, मतलब 20 से ज्यादा काम कर रहे हो किसी भी इंडस्ट्रीज में तो उस पर लागू होता है ये। वर्कमैन की परिभाषा बताइए कि द पर्सन एंगेज अदर देन द कैपेसिटी ऑफ क्लरिकल in the organization, industries, mines, including railway, and as specified in Schedule 2 of Workmen Compensation Act, irrespective of the wages, but maximum compensation admissible on average wages up to 8,000 per month। ये बता दूं, वर्कमैन की डेफिनेशन बताइए कि कोई भी कर्मचारी अदर देन क्लरिकल, मतलब क्लरिकल कर्मचारी को छोड़ के, इंक्लूडिंग रेलवे में भी जो है क्लरिकल कर्मचारी छोड़ के, इसके अलावा शेड्यूल 2 में डिफाइन किए हैं, लगभग रेलवे में सब कर्मचारी आ जाते हैं इसके अंदर। और पहले किसी जमाने में एक लिमिट फिक्स कर दिया था, स्टार्टिंग में 1,000 रुपये था, मुझे याद है कि 1,000 रुपये से जो ज्यादा बेसिक है वो लोग इस पे लागू नहीं, गवर्न नहीं होंगे, उन लोगों पे लागू नहीं होगा। बाद में ये 8,000 हो गया और अभी शायद रिसेंटली ये 15,000 है, ये 2016 या 17 में नया रिवाज आया, वो उसके बाद अभी ये 15,000 हो गया है। तो लेटेस्ट जो ये थोड़ा चेंज हो गया, 15,000 है। तो अभी ये था कि कोई भी कर्मचारी है वो अगर 15,000 से ज्यादा भी उसका बेसिक है
तो भी वो गवर्न होगा, लेकिन हम जैसे बोनस के अंदर सीलिंग फिक्स करते हैं, उसी प्रकार इसमें सीलिंग फिक्स कर दी है कि अगर किसी 15,000 से ज्यादा बेसिक है तो उसको 15,000 मान के ही उसका भुगतान किया जाएगा उसमें। इसमें लगभग सभी लोग गवर्न होते हैं, लेकिन क्लरिकल स्टाफ को छोड़ के। इसमें अलग अलग शेड्यूल बने हुए हैं। क्या शेड्यूल है? शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, दिस शेड्यूल इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए वर्कमैन फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंजरीज इट्स सर्टिफाइड बाय द रेलवे डॉक्टर। शेड्यूल 1 में बताया हुआ है कि आपकी कोई एक्सीडेंट की वजह से जो आपको शारीरिक पार्ट का नुकसान होता है, जैसे हाथ कट गया, उंगली कट गई, आंख खराब हो गई, कोई भी प्रॉब्लम, एक हाथ कट गया, दोनों हाथ कट गया, तो आपका परसेंटेज ऑफ अर्निंग कितना परसेंटेज का लॉस हुआ, वो डॉक्टर डिसाइड करके सर्टिफाई करेगा कि कितना परसेंट की अर्निंग लॉस हुई है। लिस्ट 2 में बताया हुआ, इंडिकेट द लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वर्कमैन एंटाइटल्ड फॉर द पेमेंट ऑफ। इसमें एक लिस्ट 2 में उन कर्मचारियों कैटेगरी का नाम बताएं जो कि इस हर्जाने के जो है एंटाइटल है जो लोग। लिस्ट 3 में इंडिकेट द लॉस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो उनको इसमें वो बीमारी का नाम बताएं जो ऑक्यूपेशनल डिजीज की डेफिनेशन में आता है। और लिस्ट 4 जो है, अमाउंट बताया गया है कि इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू वर्कमैन इन डिफरेंट डिसेबलमेंट डेथ में कितना कितना अमाउंट है, क्या क्या उसका फैक्टर बताया गया है 4 में। ये बता दो कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की दुर्घटना के वजह से जो इंजरी होगी, इंजरी कितने तरह की होती है, इंजरिंग की वजह से आपका एक डिसेबलमेंट हो जाएगा आपका, कि आप कार्य के लिए अक्षम हो जाएंगे आप। और अक्षम दो तरह का होगा आपका, पहला है टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब ये हो गया कि आपका पैर में फ्रैक्चर आया, वो हुआ और आपका फ्रैक्चर हो गया आपका, तो वो आपका टेम्परेरी हुआ। फ्रैक्चर आपका 1 महीने 3 महीने में ठीक हो जाता है, आप वापस काम पे आ जाते हो, तो वो आपका टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ कि टेम्परेरी एक काम आपका काम नहीं कर रहा था। और परमानेंट ऐसा हुआ कि आपका मान लो पैर ही काट गया, तो आपका पैर ही काट दिया, मतलब वो आपका परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, ठीक है ना। परमानेंट में भी दो होते हैं आपका, एक टोटल और पार्शियल। अब इसका मतलब ये परमानेंट में टोटल मतलब हुआ कि परमानेंट तो आपको नुकसान हुआ, लेकिन आपको एक तो टोटल का मतलब आप आप रेलवे में काम करने लायक ही नहीं रहे, रेलवे या किसी भी इंडस्ट्री में काम करने पूरा आपका शरीर ऐसा हो गया कि आपको आप बिस्तर पे रहना, आप काम ही नहीं कर सकते, वो आपका टोटल डिसेबलमेंट हो गया। एक होता है पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल का मतलब ये होता है एक उंगली आपकी कट गई, अब लेकिन एक उंगली से काम तो कर सकते हो, एक हाथ कट गया तो अब काम कर सकते हो। मतलब पार्शियल का मतलब होता है कि आपका नुकसान तो हुआ शरीर का, लेकिन आप पूरे डिसेबल नहीं हुए, आप कुछ पार्शियल हुए और आप फिर भी आप काम कर सकते हो, उस तरह का पार्शियल बोलते हैं उसको। उसके बाद इंजरी के बाद जो नंबर 2 आता है वो आता है डेथ, की आदमी कर्मचारी की मृत्यु हो गई। टेम्परेरी डिसेबलमेंट जो उसको बोलते हैं कि मींस डिसेबलमेंट whether total or partially which reduce the earning capacity of a workman temporarily as a result of which the workman remains disabled for period of more than 3। टेम्परेरी डिसेबलमेंट उसको बोलेंगे कर्मचारी डिसेबल है लेकिन मिनिमम 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए, 3 दिन से कम वाले को आप टेम्परेरी डिसेबल नहीं बोलेंगे, 3 दिन से ज्यादा काम करने में अक्षम है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है डिसेबिलिटी ऑफ ए परमानेंट नेचर विच रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए वर्कमैन फॉर ऑल वर्क्स विच ही was capable of undertaken before the injury, कि वो सारे काम करने में अक्षम हो जाता है जो पहले करने के तैयार था। इट इज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। ये पूरा शेड्यूल में बताया हुआ आपके क्या क्या है। परमानेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बताया हुआ है। डिसेबिलिटी मींस इनकैपेसिटेटेड वर्कमैन फॉर ऑल वर्क्स विच ही वाज, सारे काम के लिए जो परमानेंट। पार्शियल डिसेबिलिटी में विच रिड्यूस है यहाँ पर, देखिए आपका यहाँ पर ये पार्शियल में पार्शियल ये काम को आपकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस करता है, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में टोटल जो भी काम करते हैं उन सबके लिए डिसेबल कर देता है, और इसमें 100% डिसेबिलिटी आती है। ये भी आपकी शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 1 में पार्ट 1 बताइए, ऊपर वाला शेड्यूल 1 में पार्ट 2 बताया हुआ है। अमाउंट जो बताया वो कैलकुलेशन के अलग अलग नियम है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ आपको। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में आपका जो 60% जो आपका वेजेस है, वेजेस मैंने बता दिए हैं आपके कि अभी आपके 80,000 बेसिक है, तो 80,000 का 60% नहीं पकड़ेंगे, इसमें मैक्सिमम अभी 15,000 चल रहा है, तो 15,000 का 60% पकड़ेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय जो रिलेवेंट एज फैक्टर जो इसमें शेड्यूल 4 में बताया हुआ है, वो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट देंगे, और मिनिमम 1,40,000 मिलेगा। तो ये आपका है परमानेंट डिसेबिलिटी का फॉर्मूला बताया हुआ है।
नीचे इसके बाद आपका डेथ का आ जाएगा जो कि 50% आपका है, इसमें 50% जो वेजेस है और रिटायरिंग एज फैक्टर बताएगा जो कि मिनिमम आपका 1,20,000, ये आपका जो अमाउंट जो मिलेगा वो बताएगा। अब ये कुछ कंडीशन और भी हैं कि एम्प्लॉयर शुड नॉट बी लायबल इन फॉलोइंग कंडीशन। वर्कमैन के तहत मैंने आपको बताया था कि कोई भी कर्मचारी के एक्सीडेंट के फलस्वरूप जो भी उसको अक्षमता या डेथ होती है तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उसको हर्जाना दे। लेकिन निम्नलिखित मामलों में एम्प्लॉयर की ड्यूटी नहीं है कि वो हर्जाना नहीं देगा। वो कौन कौन सी है कि इंजरी इनकेपेसिटेड वर्कमैन फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 days, यानी किसी वजह से जो इनकेपेसिटेशन आया 3 दिन से ज्यादा नहीं है तो उसका कोई हर्जाना का पात्र नहीं बनेगा, हर्जाना देना जरूरी नहीं है। सिमिलरली इंजरी नॉट रिजल्टेड इन डेथ बट by an accident which is directly attributed to workman was under the influence of drinks, यानी कर्मचारी ने अगर अल्कोहल वगैरह पिया हुआ है, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, या फिर विलफुल डिसओबेंस ऑफ द ऑर्डर फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी के जो रूल्स बनाए थे उसको फॉलो नहीं किए थे, और जो सेफ्टी गार्ड पहने थे, जो गार्ड वगैरह होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर वो नहीं पहने थे, इन 3 कंडीशन में हर्जाने का दावा नहीं बनता है अगर कर्मचारी की मौत नहीं हुई हो। तो लिखा इंजरी नॉट रिजल्टेड इन डेथ का मतलब होता है कि ये 3 कंडीशन में एम्प्लॉयर की कोई जवाबदारी नहीं बनती है, उसको हर्जाना नहीं देना है। लेकिन इन 3 कंडीशन में के होते हुए भी, इन 3 में से किसी एक का भी होते हुए भी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर जो उसकी फैमिली को सारा जो बेनिफिट है जिस जो नियम के हिसाब से वो आपको देना है, एम्प्लॉयर को देना है। ये आपका वर्कमैन हो गया है। किसी को पूछना है इसमें कुछ? डाउट है कुछ? ये मैं बताता हूँ आपको, रेलवे एम्प्लॉय पर भी लागू होता है, ये कोई एक्ट जरूर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन आपको ये मत समझिए कि रेलवे पे नहीं, आपके जो रेलवे कर्मचारी हैं, मैं बता दूं, जो ऑन ड्यूटी डेथ जिनकी हो जाती है उनको हम एक WC का पेमेंट दिलवाते हैं, पूरा फैक्टर निकाल के। उसका पूरा एक प्रोसीजर है। आप सुपरवाइजर काम कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी पे कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात अगर उसकी डेथ हो जाती है, स्पेशली डेथ केस में, वो एक्सीडेंट फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, वो सब फॉर्म भर के भेजा जाता है डिवीजन ऑफिस से, उनको जो है हर्जाना मिलता है, जो कि एवरेज डेथ केस में मिनिमम 5.5 लाख रुपए अमाउंट होता है, 5.5 लाख से ऊपर अमाउंट होता है। सर अगर कोई एम्प्लॉई है मतलब क्या रेगुलर ड्यूटी में थोड़ा बहुत कहीं लग जाता है, जब पाँव में लग गया, चोट लग गया, तो और चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है उसको, मतलब जैसे मोच, मतलब ज्यादा खून नहीं आया है, मोच वगैरह हो गया ऐसा, तो अगर बोलता है मेरे को IOD में लो, तो क्या करेंगे आप? देखिए IOD में तो इंजरी, क्योंकि अगर आपकी इंजरी हुई है, अगर वो उसकी चोट लगी है, तो अगर IOD के लिए आपको सुपरवाइजर एक फॉर्म भर के भेजता है IOD के लिए डॉक्टर के पास। आपको, आप ये सर्टिफाई करोगे काम करने के बाद उसकी चोट जो लगी है वो ड्यूरिंग काम करने की लगी है कि वो घर में चोट लगी है, वो आप सर्टिफाई करोगे कि काम करते हुए लगी, ठीक है, ये आप देखा, आपने आपने विटनेस भी होगा। फिर आप उसको रेफर करोगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर वो उसमें लिख के देगा कि उसको कितने दिन आराम करना है। वो आपको देखना क्यों भाई, होता वो सच भी बोल रहा है, होता झूठ बोल रहा है, आप डॉक्टर तो हो नहीं। आपको सिर्फ ये सर्टिफाई करना है कि उसको चोट लगी है, और चोट कितनी गहरी है उसके लिए आपको डॉक्टर ने बनना, उसके लिए उसको रेफर करना है, डॉक्टर के पास रेफर कर दो आप। डॉक्टर उसमें लिख के देता है, एक सर्टिफिकेट डॉक्टर के पास भी होता है WC एक्ट का, उसमें वो बताता है कि हाँ इसकी चोट इतनी गहरी है, इतनी है, इसको इतने दिन रेस्ट लेना है। वो डॉक्टर सर्टिफाई करके देगा आपको, तो आपका काम हो जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना उसमें। ठीक है सर। ठीक है ना? आपको डिजाइन वो डॉक्टर देगा, कितने दिन देगा वो डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर का काम है, उसके ऊपर आप उतने दिन की IOD दे दो। अगर डॉक्टर लगेगा नहीं कुछ नहीं ठीक है तो वो देगा नहीं, वो ज्यादा 1 दिन का दे देगा, 2 दिन का दे देगा। और डॉक्टर लगता है कि चोट अंदर गहरी है, क्योंकि कोई भी चीज होता है बाहर नहीं दिख रही, अंदर कई बार दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अंदर क्या होता है, डॉक्टर पूरा चेकअप करेगा, उसको डाउट होगा तो कर्मचारी अपनी तकलीफ बताएगा, तो होता आपको लग रहा है कि वो हल्का है लेकिन अंदर गहरा हो, तो किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हमारे लिए एक एम्प्लॉई किसी की फैमिली के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है। तो बेटर ये है कि आपको लगता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है ऑन ड्यूटी में, तो आप बस विटनेस बनो कि हाँ यार मेरे सामने कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो आप बनोगे या आपको कोई कर्मचारी सपोर्ट करेगा कि हाँ सर इसको लगी मेरे सामने, फिर आपको सीधा डॉक्टर को रेफर कर देने का। डॉक्टर के पास भी एक फॉर्म, जैसे आपके पास एक फॉर्म होता है, आप रेफर करोगे IOD के लिए एक फॉर्म आता है,
सिमिलरली डॉक्टर के पास भी एक फॉर्म होता है आईडी वाला, वो उसमें लिख के देगा कि भाई इसकी जो इंजरी कितनी खतरनाक लगी है, कितना कम लगा, उसके ऊपर वो लिखता है, इतने दिन देगा। वो एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट पे नहीं होगा, वो डॉक्टर खुद अपने इस पे देते हैं, विवेक के आधार पर। और सर कोई ऐसा कर्मचारी ऐसा भी है कोई ना, क्या होता है कि छोटा मोटा कुछ हो गया तो 2-3 दिन बाद बोलता है कि मेरे को 2-3 दिन पहले लगा था और अब मैं क्या नाम है मेडिकल जाना चाहता हूँ। देखो, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करनी होती है अपने सुपरवाइजर को। हाँ, तो मतलब 24 आवर्स हाँ, में मतलब बताता है तब चलेगा ना सर? हाँ, तुरंत उसने रिपोर्ट नहीं किया मतलब फिर झूठ बोल रहा है वो। बराबर सर। भाई कोई भी भाई इमीडिएट सुपरवाइजर को तो आप बताओगे ना मेरे को लगी है, चोट लगी, अब 3 दिन बाद थोड़ी बताओगे। होता है 3 ठीक है, दिन के बाद बताने का मतलब ये होता है उसके घर पे चोट लगी हो, उसको कि सही मार्केट में लगी हो, किसी से झगड़ा कर रहा हो, उससे लगी हो, तो कैसे नहीं आपको तुरंत बताना, आपको जिसे चोट लगी इमीडिएट। और किसी जमाने में तो ठीक है, आप रोड साइड में कहीं जंगल में आप घूम रहे हो, लग रही है, पता नहीं चल रहा है, कम्युनिकेशन आजकल तो विदिन सेकंड में तो व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो लोगों को, वो क्यों तो डिले मतलब करें कोई आप। नहीं, हाँ ये इसका मतलब कोई नहीं बताता है 24 घंटे के अंदर, तो इसका मतलब वो मान लिया जाएगा कि हाँ, इसका उसके नाम और मेरा भी। वेंट दीजिए, मना कर दो उसको। ठीक है सर। ठीक है ना, थोड़ा रिजिड तो बनना पड़ेगा ना। आजकल तो व्हाट्सएप फैसिलिटी मोबाइल है, तो अब डिले क्यों हो रहा है? आप तो आजकल तो कोई भी घटना घटी विद इन सेकंड आप फोटो खींच के बेस्ट, तो सब ये देखो मेरे को लगी, अगर वो जेन्युइन केस है तो बोलेगा आपको, नहीं बोलना मतलब गलत है बंदा। इवन अगर सही में लगी हो, अगर नहीं पता उसकी गलती है ना भाई। रेलवे के बेनिफिट लेने के लिए आपको जो आपकी ड्यूटी लेनी करनी पड़ेगी ना, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे, विटनेस देना पड़ेंगे, टाइम बताना पड़ेगा, आपको सब चीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपका अभी एक आखिर में फटाफट भी खींच देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कराता हूँ एक में एक और साहब का। एक होता है फैक्ट्री एक्ट 1948। 4 बज गया है तो मैं 5 मिनट में इसको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। देखिए, कोई भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का हमारा फायदा नुकसान सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमको उसकी बेसिक फंडामेंटल मालूम चाहिए, उसकी वजह से हमको काफी फायदा होता है। एचओआर का भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी हम डे टू डे लाइफ में एचओआर काम आता है। सिमिलरली WCA का भी जैसे बताया इंजरी होती है, वो भी हमारा काम आता है, क्योंकि आए दिन इंजरी होती रहती है। सिमिलरली फैक्ट्री एक्ट, हमारे कुछ स्टेब्लिशमेंट हैं यहाँ पे रेलवे में जो फैक्ट्री एक्ट में गवर्न होते हैं, तो जहाँ गई आपकी पोस्टिंग वहां हो जाए, तो उसकी आपको तो जानकारी होनी चाहिए, हल्का सा, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट बताता हूँ। फैक्ट्री एक्ट का जो एक्ट बना, सरकार ने बनाया, क्यों बनाया है? welfare of factory workers in the country, to check exploitation of laborers by factory owners, to ensure safety, security and health of the workers, to regular working hours, rest, leave, payment OT for work beyond duty hours। देखो, हमने जो एक HOA पढ़ा था तो रेलवे के स्टाफ के लिए, रेलवे एम्प्लॉय के लिए नियम थे, उनके ड्यूटी आवर्स रेगुलेट करने के लिए, रेस्ट है वो टाइम। ये फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री के जो लोग होते हैं, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर, उनकी संरक्षा, सुरक्षा, उनकी वेलफेयर, उनकी सुविधा, उनके ड्यूटी आवर्स को रेगुलेट करने के लिए एक बनाया हुआ है। जैसे मैंने बता दिया ऊपर, फैक्ट्री वर्कर के लिए है, फैक्ट्री वर्कर का ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके फैक्ट्री ओनर, उसके लिए है। फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी और हेल्थ, फैक्ट्री का जो वातावरण जो होता है फैक्ट्री का, वहाँ पे एक तो सेफ्टी रहता है, कोई भी घटना एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है, प्लस वहाँ का जो एटमोसफेयर होता है जिससे हेल्थ में नुकसान हो सकता है, उसको नुकसान ना हो कर्मचारी को, उसके लिए ही एक बनाया हुआ है। साथ ही कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे हैं, डेली कितना घंटे काम करेंगे, कितना रेस्ट उनका होना चाहिए, कितनी उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, साथ में वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसका उनको OT मिले, ये 58 के मेन एम्स एंड ऑब्जेक्ट है। डेफिनेशन अलग अलग होता है कि एडल्ट वगैरह की, ये जो आपको मालूम ही होगा, इसमें गेम जाने की जरूरत नहीं। फैक्ट्री में क्या क्या आता है, सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है, सब मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको फैक्ट्री कहा जाता है। लंबा जो लिस्ट है इसमें, वर्कर की डेफिनेशन बता रही कि वर्कर मीन्स a person employed directly or through any agency, whether for wages, not in any manufacturing process or in any part of the machinery or premises for manufacturing process, or in any other kind of work incidental to or connected with the manufacturing process or the subject manufacturing process, person employed in repairing machinery even if not in immediate use।
clerical staff are not worker but timekeeper are when dispute arise to be decided by workshop in charge after consulting। ये डेफिनेशन जो है ये सरकारी है, तो कौन कौन लोग आते हैं जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू एजेंसी जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, मोटा मोटा ये कि वो लोग वर्कर्स की डेफिनेशन में आते हैं। यानी डेफिनेशन में आने का मतलब ये जो भी बेनिफिट है सब मिलेंगे। फैक्ट्री की डेफिनेशन बता दी कि जहां 10 या मोर where 10 or more workers are employed on any day of preceding 12 months and it was a beneficial process is being carried out with aid of power। जहां पिछले 12 महीने में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और फैक्ट्री जो इलेक्ट्रिक पावर से चल रही है, वहां 10 एम्प्लॉय जहां इलेक्ट्रिक पावर की बिना चल रही है वहां 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। ऑक्यूपायर होता है, इज ऑक्यूपायर कौन है? is a person with ultimate control over the affairs of the factory where this work entrusted to agent license he will be occupier। जो उसका जिसका ओवरऑल कंपनी पे एकाधिकार होगा, जो कंट्रोलर होगा उसी को हम ऑक्यूपायर कहेंगे। बाकी इसमें नॉर्मल आवर्स एडल्ट वर्क्स नॉट एडल्ट वर्कर नॉट टू वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे। इसका जो ड्यूटी आवर्स है एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा नहीं करेगा और वीक में 48 घंटे काम करेगा। रेस्ट जो मिलेगा 5 घंटे के बाद मिनिमम आधा घंटे का रेस्ट, लंच ब्रेक होगा, इंटरवल होगा। और नॉन मोर देन 10 डे विदाउट हॉलीडे सैटरडे प्रोविजन, मतलब लगातार काम 10 से ज्यादा नहीं करेगा। उसके बाद है शैल नॉट एक्सीड 10 आवर्स, 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। ये कुछ कंडीशंस है इसमें। लेडीज कर्मचारी जो होंगी फैक्ट्री में सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ही काम करेगी, उनके लिए नियम है। ये कुछ एक्स्ट्रा है, अभी ज्यादा जरूरत है। संडे को रेस्ट बोला हुआ है और यहाँ तो कंपल्सरी रेस्ट इसमें 2 वीक का टाइम बताया हुआ है। ओवर टाइम मिला हुआ है कि 8-9 घंटे से ज्यादा या 48 घंटे से ज्यादा काम हो तो फैक्ट्री में डेढ़ा रेट नहीं होता। बता दूं, फैक्ट्री में सीधा आपको डबल रेट ही मिलता है इसमें। और उसके अंदर जो हम कैलकुलेशन करते हैं प्लेट, डीपी, डीए, एससीसी, एचआरए सबको काउंट करके ही हम उसका वेज निकालते हैं, फिर उसके ऊपर डबल रेट लगाते हैं। और जो काम की बात है वो काफी सारी बातें। हाँ, ये हेल्थ ऑफ वर्कर्स, वर्कर की हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि फैक्ट्री प्रीमिसेस क्लीन, फ्री फ्रॉम, एक सब क्या लिखा हुआ है, राइजिंग एनी ड्रेन, न्यूसेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। एक्युमुलेशन ऑफ डर्ट एंड रिफ्यूज शैल बी रिमूव डेली, जो भी गंदगी वंदगी है इसको डेली साफ होना चाहिए। फ्लोर्स, बेंचेस, स्टेयरकेसेस, पैसेज, ये सब साफ सफाई होना चाहिए। फ्लोर शुड बी वॉश्ड, डिसइंफेक्टेड एटलीस्ट वंस अ वीक, ड्रेन द फ्लोर एज and when required was in sealing be whitewashed and colored washed once in 14 months, painting varnishing once in 5 years। ये सब कंडीशन बताइए कि कर्मचारियों की हेल्थ के लिए क्या क्या होना चाहिए। फिर वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, एयर सर्कुलेशन बराबर होना चाहिए, फ्रेश एयर का प्रोविजन होना चाहिए, साउंड पोल्यूशन ना हो, टेम्परेचर बराबर हो। ये सब कंडीशन फैक्ट्री वालों के लिए है। आप पढ़ोगे तो एक बार आ जाएगा इसमें क्या क्या करना है। ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 250 से ज्यादा है तो वो है। सेपरेट यूरिनल लेट्रिन्स फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर इन सफिशिएंट नंबर होना चाहिए। और उसके बाद ये आपका हेल्थ हो गया, ये सेफ्टी हो गया। एवरी मूविंग पार्ट ऑफ द प्राइम मूवर, headrest, tailrest of the water wheel and water table, any part of top bar projecting beyond the headstock of lath shall be secured fence। ये जो भी मूविंग पार्ट जो होते हैं इस तरह के, इनके फेंस लगा के सिक्योर किए जाना चाहिए। Trained male workers only should examine, lubricate and adjust the machine in motion। जो चलती हुई मशीन को जो एडजस्ट करना है, लुब्रिकेट डालना है तो वो सिर्फ ट्रेन वर्कर से होना चाहिए। ट्रेनिंग इज इन द एरियाज ऑफ स्पेसिफाइड पर्सनल्स। फ्यूज ऑफ स्विचिंग ऑफ पावर इन इमरजेंसी भी प्रोवाइडेड, फ्यूज लगाना चाहिए इमरजेंसी में बंद करना हो। उसके बाद फ्रिक्वेंटली चेक, एडजस्ट एंड स्क्रू द स्क्रू। उसकी मशीन की जो पार्ट में स्क्रू वगैरह वो टाइमली चेक होना चाहिए, बराबर टाइट वेट बोल्ट वोल्ट बराबर देखे जाना चाहिए। Take due precautions while lifting, handling inflammable acids, pesticides, etc। इनको डील करते हुए काफी प्रिकॉशंस रखने का है। उसके बाद जो लास्ट है ये वेलफेयर मेजर में आपको
वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल के लिए होनी चाहिए। प्रोवाइड प्लेस फॉर कीपिंग क्लॉथ एंड अदर पर्सनल आइटम ऑफ वर्कर, प्रोवाइड स्पेस फॉर ड्राइंग क्लॉथ व्हेनेवर नीडेड, कैंटीन्स वेयर मोर देन 50। फैक्ट्री के अंदर जो है मैंने आपको पहले ही बताया जब वेलफेयर का पढ़ा था कि 250 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ कैंटीन का प्रोविजन होगा ही होगा, देना ही पड़ेगा। एम्बुलेंस विद 10 पर्सनल विद मेडिसिन वेयर 500 से ज्यादा है तो वहाँ एम्बुलेंस जरूरी है, और 150 के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी है। वेलफेयर ऑफिसर जरूरी है, जहाँ 500 या ज्यादा काम करते हैं वहाँ एक वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है। लेडीज रूम 30 या अधिक लेडीज है तो लेडीज रूम होगी वहाँ पे। नोटिस जो होगी इसकी, तो स्पेड रिपोर्ट टू फैक्ट्री स्पीड विद इन 48 आवर्स, ये सब जो है वो शेड्यूल बना रखे हैं कि इनकी जो रिपोर्ट वगैरह भेजने का है। ये आपका फैक्ट्री एक्ट में जो मैं बता दूं, मेन दोबारा रिपीट कर दूं, फैक्ट्री एक्ट का एम्स ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी हेल्थ के बारे में उनका वर्किंग आवर रेगुलेट करने के लिए पेमेंट ऑफ ऑर्डर। इसमें जो मेन आपका आता है वर्कर की डेफिनेशन, फैक्ट्री की डेफिनेशन आ गई आपकी, और फिर सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो आपका ये है कंडीशन हेल्थ के लिए क्या क्या करना है, साफ सफाई ड्रेनेज वगैरह, वाइट वॉश, ये हो गया हेल्थ का। सेफ्टी के लिए आगे आगे जो इक्विपमेंट है वो फेंस लगा देना चाहिए उनको, टाइमली उनका गोल्ड वगैरह टाइमली उसको चेक करते रहे, बाकी प्रिकॉशंस लेते रहे, ये आपका सेफ्टी का आ गया। और वेलफेयर में वहाँ के स्टाफ की जो आपके और कैंटीन फैसिलिटी, एम्बुलेंस, वेलफेयर ऑफिसर, लेडीज रूम, ये सब चीजें हैं। ये आपका मेन आपका एक हो गया। मेरे ख्याल से आज का हमारा समाप्त कर सकते हैं हम, काफी टाइम हो गया। किसी को सभी में